हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया, मज़े में, आनंद में। बहुत ही मज़ेदार हमारे टॉपिक चल रहे थे और इन्हीं टॉपिकों को हम लोग फिर से आज जो है आगे बात करने वाले हैं। हमने पिछली क्लास में बात करी थी इतिहास के परिचय की। इतिहास के परिचय की किस किस प्रकार से मानव का जो है विकास हुआ, किस प्रकार से एक उत्तरोत्तर विकास की चरणबद्ध श्रृंखला उसने पूरी की, कहाँ कहाँ से इसके साक्ष्य मिले, किस किस प्रकार से जो है इसके साक्ष्य मिलते हैं, ये सारी की सारी हमने बात की। पाषाण काल के बारे में जानकारी ली हमने, मध्य पाषाण, पूर्व पाषाण और जो है पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण की भी बात की। तो ये सारी की सारी बात हम लोग कर चुके हैं। आज हम जो लोग हैं एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के चलने वाले हैं और ये टॉपिक इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए कि आप चाहे कोई सा ही पेपर आप उठा करके देखते हैं तो वहाँ से आपका प्रश्न 1000 बार पूछ लिया गया है। 101%, 101% इस टॉपिक से आपका प्रश्न अनिवार्य रूप से बनता ही बनता है। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, हम लोग उसकी चर्चा करने वाले हैं। बहुत आराम से, ध्यान से, शांति से एक एक चीज को समझते हुए हम लोगों को पढ़ना है। ध्यान से सुनिएगा साथियों, हम लोग आज जो चर्चा करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। सिंधु घाटी सभ्यता। आप लोगों ने अपने जीवन में कई बार दो शब्द सुने हैं और शब्द सुना होगा सभ्यता और संस्कृति। सभ्यता और संस्कृति, तो क्या फर्क होता है दोनों में? पहला तो चीज हमारे दिमाग में यही आनी चाहिए कि सभ्यता क्या है और संस्कृति क्या है। सभ्यता क्या है और संस्कृति क्या है, दोनों में बेसिक रूप से क्या फर्क हो सकता है। तो एक तरीके से हम बात करें सभ्यता की तो ध्यान से सुनिएगा, हमने मानव के विकास की बात की है। मानव के विकास की बात की कि किस प्रकार से उत्तरोत्तर इसने मानव ने एक विकासबद्ध जो है एक श्रृंखला के रूप में विकास किया और आधुनिक मानव जिसे हमने बात कहा था होमोसेपियंस, इसका स्वरूप ग्रहण कर लिया। आज जो ये भौतिक आप जो स्वरूप देख रहे हैं, ये जो भौतिक स्वरूप आप देख रहे हैं, ये एक विकासबद्ध श्रृंखला का ही तो परिणाम है। किस प्रकार से इसने क्या किया है, विकास किया है। तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा कि सभ्यता का मतलब क्या है कि मानव ने किस प्रकार से एक तरीके से विकास किया। क्या क्या किया, विकास। तो एक तरीके से हम जो मानव का जो विकास है, मानव का जो विकास है, इस विकास को हम सभ्यता के रूप में कह सकते हैं कि किस तरीके से चरणबद्ध श्रृंखला से जो है इसने मानव ने विकास किया। सभ्यता विकास का द्योतक है कि कौन कौन सी चीजें थी, कौन कौन सी जो है नगरों का विकास हुआ, किस प्रकार से हुआ, क्या क्या व्यापार वाणिज्य किस तरीके से विकास हुआ, किस प्रकार से धार्मिक हमारी मान्यताएं बनती गई, हमने किस प्रकार से मातृदेवी की पूजा की। तो सभ्यता कहीं ना कहीं विकास की द्योतक है। लेकिन यदि हम संस्कृति की बात करें, हम किसकी बात करें, संस्कृति की बात करते हैं, तो संस्कृति आपको पता है कि इस विकास के चरणों के द्वारा मानव ने जो जो चीजें अपने जीवन का अभिन्न स्वरूप बना दिया या मानव ने जिनको अभिन्न रूप से अपना लिया, भाई वस्त्र पहनना संस्कृति हो गई। आदि मानव प्रारंभिक समय में मैंने आपको जो है दिखाया था ना कि किस प्रकार से नग्न अवस्था में रहता था, कुछ पता ही नहीं था। तो धीरे धीरे जैसे जैसे उसका मानव का विकास हुआ, सभ्यता बढ़ती गई, सभ्यता का जिस जिस रूप में विकास हुआ, स्थायी बसावट भी उसमें आई है, धीरे धीरे ग्रामीण स्वरूप भी लिया, जो है नगरीय स्वरूप भी लिया। तो एक तरीके से विकास हुआ। इस दौरान जो हुआ, इस दौरान जो चीजें हुई, किस प्रकार से मानव ने अपने जीवन का अटूट हिस्सा बना लिया जिन जिन चीजों को, वो चीजें क्या है, हमारी संस्कृति। अतिथि देवो भव क्या है, संस्कृति। होली, दिवाली, सारी चीज हम त्योहार है, हमारे संस्कृति का द्योतक है। तो सभ्यता और संस्कृति एक दूसरे के पूरक हैं। सभ्यता और संस्कृति एक दूसरे के पूरक हैं। जहां सभ्यता मानव विकास को प्रदर्शित करता है, तो इसी विकास के दौरान मानव ने जो चीजें अपने जीवन का अभिन्न अंग बना लिया, जिन चीजों को, वो हमारे संस्कृति का हिस्सा होते गई।
तो सभ्यता और संस्कृति जो है वो एक दूसरे के द्योतक हैं, एक दूसरे के अभिन्न अंग हैं, कभी भी इनको एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। आ गई बात समझ में? तो हम बात कर रहे हैं आज सिंधु घाटी सभ्यता की, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। अब ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, एक दूसरी चीज आप लोगों ने हमारे हमेशा दिमाग में हमारे रही है, एक चीज हमने पढ़ी भी है कि अब तक जितने भी सभ्यताओं का विकास हुआ है, अब तक जितने भी सभ्यताओं का विकास हुआ है, वो विकास कहीं ना कहीं किसी ना किसी नदी के किनारे हुआ है। जब हमने बात करी थी स्थायी बसावट की, किसकी? स्थायी बसावट की। और स्थायी बसावट वाले इस समय में भी मैंने जब आपको जो है जो तस्वीर आपको दिखाई, तो इस तस्वीर में इस प्रकार का कुछ तस्वीर थी, यस और नो? नदी के किनारे, किसके किनारे? नदी के किनारे। यहां से कोई मानव आ रहा था, ठीक है, और इस प्रकार से जो है वो कुछ सामान लेके आ रहा है। यहां पे आग जल रही थी, ठीक है, लोग कुछ बैठे हैं, अंदर पति पत्नी बैठे थे, याद है ना आपको सारी चीजें, इस प्रकार से, ठीक है। यहां पर कोई एक व्यक्ति था जो है पत्थर से जो है हथियारों का निर्माण कर रहा था, ठीक है। तो इस प्रकार से ध्यान से सुनिएगा, मैं चीजें आप लोगों को ये क्यों समझा रहा हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं यदि मानव का जो फेवरेट जो एरिया रहा है वो कहीं ना कहीं नदी क्षेत्र रहा है। कौन सा क्षेत्र रहा है? नदी क्षेत्र। अब ये नदी क्षेत्र क्यों रहा, उसके पीछे कोई ना कोई कारण तो रहा होगा ना भैया, कि मानव ने जितने भी मानव सभ्यताओं का विकास हुआ है, या मानव के जो प्रारंभिक जो निवास के जो साक्ष्य मिलते हैं वो कहीं ना कहीं नदी घाटी से मिलते हैं। तो कोई ना कोई कारण रहा होगा। पहला कारण क्या भाई, नदी के आसपास की जो भूमि होगी, यहाँ वाली जो नदी के आसपास की पेटे की जो भूमि होती है, ये सर्वाधिक उपजाऊ होती है। सर्वाधिक क्या है? उपजाऊ होती है, यस और नो? दूसरी, पीने के लिए पानी तुरंत प्रवाह से मिल जाता था। फिर इसी में जलीय जीव जिनका वो क्या कर सकता था, शिकार कर सकता था, खाने के लिए चीजें मिल जाती थी। आगे बात समझ में? तो कहीं ना कहीं ध्यान से सुनना कि प्रारंभिक समय में मानव ने जो है जिस प्रकार से मानव का विकास हुआ वो कहीं ना कहीं नदी घाटी सभ्यता के पास में ही हुआ। नदियों के समीप रहना पसंद करता था, क्यों? क्योंकि एक तो आसपास का उपजाऊ क्षेत्र, भाई कृषि भी अधिक होगी। दूसरा चीज क्या, पीने के लिए पानी की भी व्यवस्था हो जाती थी। और फिर यदि कभी किसी व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान जाना है तो वो नावों का भी प्रयोग करता था, इधर जाना हो चाहे इधर जाना हो, ठीक है ना। तो नदी जो था वो परिवहन का साधन भी था। क्योंकि यदि हम प्रारंभिक समय की यदि हम बात करते हैं तो उस समय इतना ज्यादा परिवहन का साधन हमारे पास में था ही नहीं। हमारे पास परिवहन का साधन था ही नहीं था, तो इसलिए कहीं ना कहीं जो था वो नदी परिवहन के रूप में भी कार्य करती थी। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है ये। तो अब तक की जितने भी संसार में जो सभ्यताओं का जिनका हम बात करते हैं, जिनकी हम जिक्र करते हैं, वो किसी ना किसी नदी घाटी के किनारे हुई है। नदियों के किनारे विकास हुआ इनका। और नदियों के किनारे विकास क्यों हुआ, मैंने ये बात आप लोगों को समझा दी है, क्लियर हो गई होगी आपको, क्योंकि नदी के पेटे पर क्या क्या चीजें होती थी, सारी चीजें क्लियर है। अब हम बात करते हैं सभ्यता की। तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, यदि अब तक हम संसार में बात करें सभ्यताओं की, तो अब तक सबसे बड़े जो सभ्यता जो आती है निकल करके हमारे सामने, वो 4 सभ्यताएं विशेष रूप में आती है हमारे सामने। 4 सभ्यताओं का जिक्र हम विशेष रूप से करते हैं। और कौन कौन सी सभ्यताओं का? अब तक संसार में जो विश्व में 4 सभ्यताएं हमें जात हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। विश्व की 4 जात प्रमुख सभ्यताएं कौन कौन सी? पहले हम बात करते हैं कि संसार की सबसे प्राचीनतम सभ्यता अब तक किसको माना जा रहा है। तो आप लोगों को पता है कि सबसे प्राचीनतम जो सभ्यता माना जा रहा है वो मेसोपोटामिया की सभ्यता। कौन सी? मेसोपोटामिया की सभ्यता नंबर 1।
और मैंने आपको कहा ना कि वो किसी ना किसी नदी के किनारे हुई है हमेशा और हमेशा। तो एक तरफ तो मैं आपके सामने नाम लिख रहा हूँ सभ्यता का, और दूसरी तरफ मैं आपके सामने नाम लिख रहा हूँ कि कौन सी नदी के किनारे, कौन सी नदी के किनारे इस सभ्यता का विकास हुआ। तो सबसे पहले यदि हम बात करें, नंबर 1 जो सबसे प्राचीनतम सभ्यता मानी जाती है वो कौन सी, आपकी मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया, इराक ईरान वाला जो क्षेत्र था, ठीक है ना। मेसोपोटामिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है वो कौन सी नदी के किनारे, तो ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, दजला और फरात नदियों के किनारे, दजला व फरात, दजला व फरात। अब तक इसको संसार की सबसे प्राचीनतम सभ्यता माना जाता है, संसार की सबसे प्राचीनतम सभ्यता माना जाता है किसको, मेसोपोटामिया की सभ्यता। मैंने एक शब्द बार बार 2 बार बोल दिया कम से कम, और मैंने आप लोगों को कहा कि अब तक की सबसे प्राचीनतम सभ्यता मानी जाती है किसको, मेसोपोटामिया, जो कि कौन सी नदी के किनारे, दजला और फरात नदियों के किनारे। कहा, दजला फरात नदियों के किनारे। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात ध्यान से सुनिएगा, मैंने कहा माना जाता है, तो इसका मतलब अभी कुछ ना कुछ नए परिवर्तन हुए हैं। कौन से परिवर्तन हुए हैं, क्या क्या हुए हैं, वो सारी चीजें मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। ध्यान से सुनिएगा, हम जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता, और सिंधु घाटी सभ्यता में हाल ही में कुनाल, जो कि हरियाणा का एक स्थल है, कुनाल नामक स्थान से कुछ ऐसे मृद भांड मिले हैं जो कि लगभग 5 से 7 हजार ईसा पूर्व के माने जा रहे हैं। यदि ये चीज प्रामाणिक रूप से साबित हो जाती है, जो कि मेसोपोटामिया की सभ्यता मानी जाती है लगभग 5000 से 5500 ईसा पूर्व की, और मैंने अभी आपको कहा कि कुनाल नामक स्थान से कुछ ऐसे मृद भांड मिले हैं जो कि लगभग 5 से 7 हजार ईसा पूर्व के माने जा रहे हैं। यदि ये प्रामाणिक हो जाता है, ये प्रमाणित हो जाता है, तो दोस्तों याद रखें, ध्यान दें कि हमारी सिंधु घाटी सभ्यता इस संसार की सबसे प्राचीनतम सभ्यता बन जाएगी। जिस हमारे देश के लिए कहा जाता है कि इसका कोई अस्तित्व नहीं था प्राचीन काल में, ये तो सांप सपेरों वाला देश था, ये संपूर्ण विश्व में सबसे बड़ी बात होगी कि सबसे पहले हमारे यहाँ मानव सभ्यता का विकास सबसे पहले हमारे भारत देश में हुआ, जिसे हमने नाम दिया है सिंधु घाटी सभ्यता। तो बात क्लियर, ध्यान से सुनिएगा कि मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है वो कौन सी, दजला और फरात नदियों के किनारे। ध्यान से सुनिएगा, दजला फरात नाम नहीं आए तो आपको याद रखना है कि यूफ्रेटस व टिगेरस नदियों के किनारे। क्या नाम, किस नाम से भी जाना जाता है इसको, यूफ्रेटस और टिगेरस, दजला यूफ्रेटस, फरात टिगेरस। आगे बात समझ में, तो यूफ्रेटस और टिगेरस नामक नदियां, दजला फरात यदि ऑप्शन में नहीं आए तो आपको क्या करना है, यूफ्रेटस और टिगेरस दोनों की दोनों चीजें आपको याद रखना। नंबर 2 पे यदि हम बात करते हैं तो ध्यान से सुनिएगा, नंबर 2 जो है हमारा मिस्र। कौन से देश की सभ्यता, मिस्र देश की सभ्यता मानी जाती है। और मिस्र देश की सभ्यता कौन सी नदी के किनारे, नील नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे, नील नदी के किनारे। और अभी हमारी जो वर्तमान स्थिति है वो नंबर 3 की है। हमारी वर्तमान स्थिति है, इसका मतलब हम क्या बात करें कि सिंधु घाटी सभ्यता, कौन सी, सिंधु घाटी सभ्यता। और दोस्तों ध्यान से सुने कि सिंधु घाटी सभ्यता कौन सी नदी के किनारे है, तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है आपकी सिंधु नदी के किनारे है। और इसीलिए इसका नाम अभी हम चर्चा करेंगे नाम की, तो इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया, सिंधु घाटी सभ्यता। पहले सिंधु सभ्यता था, बाद में सिंधु घाटी जोड़ा गया। वर्तमान में भी इसका नाम जो है थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है, इसमें कुछ चीजें चेंज हुई है, क्योंकि आप ध्यान से सुनिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के लिए मूलतः तीन नाम प्रयोग किए जाते हैं। कौन कौन से, सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा। किस आधार पर क्या क्या चीजें हुई, क्या क्या परिवर्तन हुए, ये सारी चीजें हम लोग आगे बात करने वाले हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि जो प्रमुख 4 सभ्यताएं हैं वो कौन कौन सी, मेसोपोटामिया की सभ्यता, दजला फरात, मिस्र नील नदी के किनारे, सिंधु घाटी सभ्यता कौन सी नदी के किनारे, सिंधु सभ्यता। और ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, लास्ट यदि हम बात करते हैं तो आप सब लोगों का फेवरेट, अभी जो सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है, कौन सा, चीन। कौन सा, चीन देश की नदी और चीन की सभ्यता
कौन सी? चीन की सभ्यता। और चीन की जो सभ्यता मानी जाती है वो मानी जाती है ह्वांग हो नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? ह्वांग हो, ह्वांग हो नदी के किनारे। या इसी नदी को कहा जाता है क्या? पीली नदी के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? पीली नदी के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ये हमने बात की है कि अब तक की जात जो प्रमुख 4 सभ्यताएं हैं वो कौन कौन सी है। मेसोपोटामिया की बात की हमने, मिस्र की बात की हमने, सिंधु घाटी सभ्यता की बात की, और हमने बात की किसकी? चीन की सभ्यता। कौन कौन सी नदियां हैं, क्रम से इनका जो है यही क्रम है। ध्यान से सुन लीजिएगा। आपसे यहां इस प्रकार का प्रश्न बन सकता है, जो है मिलान वाला प्रश्न बन सकता है। सभ्यता का नाम दे देंगे, सामने नदी का नाम दे देंगे, साथ ही साथ इनका क्रम पूछ लिया जाएगा। तो अब तक की जो सबसे प्राचीनतम सभ्यता मानी जाती है वो कौन सी है? मेसोपोटामिया की। लेकिन अभी हाल ही में कुछ चीजें क्या हुई है? परिवर्तित हुई है। उम्मीद करता हूं ये सारी की सारी चीजें आप लोगों के दिमाग में आ गई होंगी, समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं। देखिए, हमने जब इतिहास की अवधारणा की चर्चा की थी उस समय मैंने आपको कहा कि इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया गया। कौन कौन सा? प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, जिसे हम आधुनिक या वर्तमान भी कहते हैं। तो यहां ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। प्राग ऐतिहासिक काल की जब परिभाषा की हमने चर्चा की, तब मैंने आप लोगों को बताया, मैंने आपको कहा कि वह काल जिसमें किसी भी प्रकार के लिखित साक्ष्य मौजूद ही नहीं थे, केवल और केवल पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर ही हमें पता चलता है किसके बारे में जानकारी, किसके बारे में मिलती है, जो है प्राग ऐतिहासिक काल में। लेकिन हमने जब बात की आदि ऐतिहासिक काल की, तो आदि ऐतिहासिक काल में मैंने आप लोगों को बताया, मैंने आपको कहा कि वह काल जिसके लिखित साक्ष्य मौजूद है लेकिन अब तक उनको पढ़ा नहीं जा सका है। वह काल जिसके लिखित साक्ष्य मौजूद है लेकिन उनको पढ़ा नहीं जा सका। कौन सा काल? आदि ऐतिहासिक काल। और आदि ऐतिहासिक में जब मैंने आपको बात करी तो मैंने आपको कहा था कि विशेष रूप से हम बात करेंगे आदि ऐतिहासिक काल में सिंधु घाटी सभ्यता की। किसकी बात करेंगे? सिंधु घाटी सभ्यता की। तो सिंधु घाटी सभ्यता आदि इतिहास में पढ़ रहे हैं। आदि इतिहास की परिभाषा की हमने बात कर ली कि क्या था? वह काल जिसके लिखित साक्ष्य मौजूद है लेकिन पढ़ा नहीं गया। तो नहीं पढ़ा जाने के पीछे आप लोगों को दिमाग में एक चीज आ रही होगी कि यार क्या ऐसा क्या था कि नहीं पढ़ा जा सका? ऐसा उसकी लिपि ऐसी थी कि अब तक उसको पढ़ने में सफलता नहीं मिल पाई है। कौन सी लिपि थी, क्या थी, अभी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। चलिए, तो अब हम सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि की बात कर रहे हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि बड़ी महत्वपूर्ण बात है, ध्यान से समझिएगा। यहां लिपि से आपके प्रश्न हर परीक्षा में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो पहली चीज ध्यान से सुनिएगा, हम सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि की चर्चा कर रहे हैं। तो पहले चीज क्या आपको याद रखनी है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो अपने मन के विचारों को, मन के भावों को चित्रों के माध्यम से दर्शाते थे। किसके माध्यम से? चित्रों के माध्यम से दर्शाते थे। इसलिए इस लिपि को क्या कहा गया? भाव चित्रात्मक लिपि। क्या कहा गया? भाव चित्रात्मक। मैंने अभी अभी आपको कहा कि अपने मन के जो विचार थे, अपने मन के जो भाव थे, उनको चित्रों के माध्यम से, किसके माध्यम से? चित्रों के माध्यम से दर्शाते थे। इसलिए इस लिपि को क्या कहा गया? भाव चित्रात्मक लिपि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भाव चित्रात्मक लिपि। और ये लिपि कैसे लिखी जाती थी? तो अब ये देखिए, ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि ये लिपि कुछ इस प्रकार से लिखी जाती थी। ये देखिए, ये लिपि कुछ इस प्रकार से लिखी जाती थी और इस प्रकार से लिखी जा रही है। देखो कैसा आकार दिख रहा है इसका, अभी वो भी चर्चा करेंगे। कहां से कहां लिखी जाती थी वो भी चर्चा करेंगे हम लोग। तो ध्यान से सुनिएगा। एक तो आपको इसका आकार कैसा दिख रहा है, जल्दी से बताओ मुझे। मैंने जो ये लिपि लिखी है, ये कैसा आकार कैसा बन रहा है इसका, बताइए मुझे।
सर्प का आकार दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यस और नो? अरे भाई सर्प का आकार दिख रहा है ना, तो इसीलिए इस लिपि का नाम, अन्य नाम क्या मिलता है आपको? ध्यान से सुनना, पहले हम बात कर लेते हैं इस लिपि के अन्य नाम कौन कौन से हैं। तो देखो सर्प के आकार के हैं, इसलिए इसको क्या कहा गया? सर्पिलाकार लिपि। क्या कहा गया? सर्पिलाकार लिपि। पहली बात क्या कहा गया? इसको सर्पिलाकार लिपि कहा जाता है। देखो इसी को क्या कहा जाता है? भाव चित्रात्मक। दूसरा नाम हमारे पास में क्या आ गया? सर्पिलाकार लिपि। और तीसरी बात, नंबर 2, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 हम बात करने वाले हैं कि इसका तीसरा नाम क्या मिलता है। तो ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे साथियों, यदि आप ग्रामीण परिवेश में निवास करते हैं, यदि आप ग्रामीण परिवेश में निवास करते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि गांव में जो गाय होती है वो गाय मूत्र विसर्जन करते समय आगे की तरफ चलती रहती है। और आपने यदि देखा है, यदि ये भी आपने महसूस किया है, तो आप लोगों को ध्यान होगा कि जब वो आगे की तरफ बढ़ती है तो उसके पीछे कुछ इस प्रकार की जो है लाइन बन जाती है। इसीलिए इस लिपि को क्या कहा जाता है? गौमूत्री लिपि। क्या कहा जाता है? गौमूत्री लिपि। इसी लिपि को क्या कहा जाता है? गौमूत्री लिपि। थोड़ा सा अजीब लग रहा है भैया, है ना? तो इसलिए हम बोल देते हैं, इसी को क्या कह दिया गया? ब्रुस्टोफेदन। ब्रुस्टोफेदन अंग्रेजी में, ठीक है। साथ ही साथ ब्रुस्टोफेदन की जगह कई जगह आपको शब्द मिलता है ब्रुस्टोफेदस। ब्रुस्टोफेदस। और कई जगह आपको शब्द मिलेगा ब्रुस्टोफेदम। क्या नाम मिलेगा? ब्रुस्टोफेदम। तो ये तो हमने चर्चा की कि इस लिपि के और कौन कौन से नाम हैं। आगे बात समझ में? अब ध्यान से सुनिएगा, हमने लिपि को कहा कि लिपि का नाम क्या है? भाव चित्रात्मक है। इसी को सर्पिलाकार लिपि, इसी को गौमूत्री लिपि, इसी को ब्रुस्टोफेदन, ब्रुस्टोफेदस या ब्रुस्टोफेदम लिपि भी कहा जाता है। अब आगे हम लोग जो है चर्चा करने वाले, ध्यान से देखिएगा, इस लाइन को आप लोगों के सामने दिखाई दे रही होगी और इसकी अंतिम लाइन भी देख लीजिए, दिख रही है? जूम करूं इसको थोड़ा, लो ध्यान से देखो। पहली जो इसकी ये लाइन है कहां से प्रारंभ हो रही है? दाएं से बाएं, राइट टू लेफ्ट जा रही है, इधर से प्रारंभ हो रही है। देखो ये ऐसे प्रारंभ नहीं हो रही है, यूं नहीं चल रही है ना, उल्टी चल रही है, यूं। आगे बात समझ में? तो इसका मतलब देखो कहां से पहली लाइन जो है इस लिपि की पहली लाइन कैसे लिखी जा रही है? दाएं से बाएं। ये भी आपका सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि जो है कहां से कहां कैसे लिखी जाती थी। तो पहली लाइन की इसकी यदि हम बात करते हैं, इसकी कौन सी लाइन? फर्स्ट लाइन। इसकी कौन सी लाइन है? फर्स्ट लाइन। फर्स्ट लाइन, पहली लाइन कहां से कहां जा रही है? दाएं से बाएं जा रही है। कहां से कहां? दाएं से बाएं। अब देखो ये लाइन यहीं तक समाप्त हो गई ना, देखिए ये लाइन यहां समाप्त हो गई। दूसरी लाइन कहां से प्रारंभ हो रही है? देखो इसको बाएं से दाएं, तो सेकंड लाइन जो इसकी है वो कहां से कहां है? बाएं से दाएं। सेकंड लाइन कहां है? बाएं से दाएं। बाएं से दाएं। आगे बात समझ में? पहली लाइन दाएं से बाएं, दूसरी लाइन बाएं से दाएं। इतनी बात क्लियर है? अब यदि हम बात करते हैं दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा कि इस लिपि में कुल मूल चिन्ह कितने हैं? मूल चिन्ह कितने हैं? मूल चिन्ह, तो मूल चिन्हों की संख्या है इसमें 64। पहले छक्का मारा फिर चौका मारा। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि ने पहले तो क्या मारा? छक्का, फिर क्या मारा? चौका।
तो मूल चिन्हों की यदि हम संख्या बात करें तो मूल चिन्हों की संख्या इसमें कितनी है, 64 है। जबकि यदि हम इसमें बात करें अक्षरों की, किसकी बात करें, अक्षरों की बात करें, तो ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, अक्षर कितने हैं, तो अक्षरों की संख्या यदि हम बात करें तो अक्षर आप लोगों को याद रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है उसमें 250 से लेकर के 400 के बीच जो है चित्राक्षर मिलते हैं। क्या मिलते हैं, चित्राक्षर मिलते हैं। 250 से लेकर के 400 के बीच क्या मिलते हैं, इसमें चित्राक्षर मिलते हैं। और सर्वाधिक जो है वो सर्वाधिक क्या चीज है, सर्वाधिक चित्राक्षर कौन से उसके मिलते हैं, तो सर्वाधिक जो मिलते हैं वो मिलते हैं उल्टे यू के, उल्टे यू आकार। आगे बात समझ में, सर्वाधिक जो आपके अक्षर मिलते हैं वो कौन से आकार के मिलते हैं, उल्टे यू आकार के, ठीक है ना। अब देखो आप लोगों को पता है ना यू कैसे लिखते हैं, यू ऐसे लिखते हैं, तो इसका मतलब क्या है, इसमें जो क्या है, कैसा है, उल्टा यू है, उल्टा यू। इस प्रकार के जो है अक्षर सर्वाधिक मिलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि में सर्वाधिक अक्षर किस आकार के मिलते हैं, उल्टे यू के आकार के। किसके आकार के, उल्टे यू के आकार के। आगे हम बात करते हैं दोस्तों कि हमें यार ये इतनी चीजें पता कहां से चली है, इसके साक्ष्य कहां से मिलते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के जो लिपि है इस लिपि के साक्ष्य कहां से मिलते हैं। तो यहां से बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, देखो ध्यान से सुनना, कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि के जो साक्ष्य हैं वो हमें कहां से मिलते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि के साक्ष्य मिलते हैं हमें कब्रिस्तान एच से। और ये कब्रिस्तान एच कहां पर है, हड़प्पा में। कहां है, हड़प्पा के कब्रिस्तान एच से, हड़प्पा के कब्रिस्तानों एच से साक्ष्य मिलते हैं। अब हमने बात कहा कि जो यहाँ की जो सभ्यता की ये जो लिपि है सिंधु घाटी सभ्यता की, इस लिपि को आज तक पढ़ा नहीं गया, आज तक इसको पढ़ा नहीं गया, नहीं पढ़ा गया। इसका मतलब किसी न किसी व्यक्ति ने भाई पढ़ने का प्रयास तो किया होगा, पढ़ने का प्रयास, पढ़ने का प्रयास तो किसी न किसी व्यक्ति ने किया होगा ना, यस और नो। तो पढ़ने का प्रयास की यदि हम बात करें तो दो लोगों की बात करेंगे, एक विदेशी व्यक्ति की बात करेंगे और एक देसी व्यक्ति की बात करेंगे। कौन कौन से व्यक्ति थे, ध्यान से सुनिएगा। देखो एक बार की बात है, बात कब की है, एक बार की, एक बार की बात है कि एक व्यक्ति था, इस व्यक्ति ने यहां से इस लिपि को पकड़ा, देखो दिख रहा हूं ना मैं आप लोगों को, इस लिपि को यहां से पकड़ा और पकड़ पकड़ के लेके जा रहा था। माना कि है ना, इसे मत सोच लेना कि सच में कोई लिपि को पकड़, नहीं, आपको समझाने के लिए, आपको याद कराने के लिए चीजें हैं। इसको ऐसे पकड़ के लेके जा रहा था, पकड़ को ले जाने के बाद में देखो ये लिपि जो थी ना, ये लिपि यहाँ से बीच में से ठोकर खाई उस आदमी ने, यहाँ से टूट गई, यहां से क्या हो गई है, टूट गई। अब टूटी हुई चीज को हम क्या करवाते हैं, वेल्ड करवाते हैं। क्या करवाते हैं, वेल्ड। तो वेल्ड से याद रखना वेडेन महोदय, तो पढ़ने का प्रयास सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया, वेडेन महोदय के द्वारा। सर्वप्रथम प्रयास, सर्वप्रथम प्रयास वेडेन महोदय के द्वारा। किसके द्वारा, वेडेन महोदय के द्वारा किया गया। आगे बात समझ में, इस लिपि को सबसे पहले पढ़ने का प्रयास किसने किया है, वेडेन महोदय ने। किसने, वेडेन महोदय ने। ये तो भाई बाहर का व्यक्ति है,
ठीक है ना, ब्रिटेन का व्यक्ति है वेडेन महोदय। लेकिन ये इन्होंने जो प्रयास किया ये क्या सफल था क्या? नहीं, ये क्या हो गए? असफल हो गए। क्या हो गए? असफल हो गए। मैंने आप लोगों को दोस्तों कहा कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को आज तक कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं हुआ है जिसने इसको पढ़ने में सफलता प्रदान की हो। कोई भी व्यक्ति इस सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि के अक्षरों को अभी तक पढ़ नहीं पाया है। सबसे पहले पढ़ने का प्रयास किसके द्वारा किया गया? वेडेन महोदय के द्वारा। और ये वेडेन महोदय भी साहब क्या है? असफल हो गए। क्या हो गए? असफल हो गए। दूसरा यदि हम बात करते हैं तो इसी कड़ी में देखो हमारे सबसे प्यारे जो भगवान है ना वो कौन है? नटवर झा है। नटराज समझते हो? नटराज से क्या याद रख लेना? नटवर, है ना। ध्यान से सुनिएगा, भारतीय पहला ऐसा भारतीय व्यक्ति जिसने इसको पढ़ने का प्रयास किया, प्रथम भारतीय और प्रथम भारतीय कौन थे? नटवर झा। कौन थे? नटवर झा, जिन्होंने इस लिपि को पढ़ने का प्रयास किया। लेकिन ये नटवर झा साहब भी इसमें इस लिपि को पढ़ने में क्या रहे? असफल रहे। नटवर झा भी इस लिपि को पढ़ नहीं पाए। इसलिए दोस्तों ध्यान से सुनिएगा कि अब तक 2 लोगों ने ऐसा प्रयास किया इस लिपि को पढ़ने का। ज्यादातर के बहुत सारे लोगों ने किया, लेकिन विशेष रूप से 2 लोगों का नाम उल्लेखनीय मिलता है। सबसे पहले बात करते हैं हम वेडेन महोदय की, असफल रहे। प्रथम भारतीय व्यक्ति था जिसका नाम था नटवर झा, ये भी जो है इस लिपि को पढ़ने में सफल नहीं हो पाए। तो ये हमने बात कर ली सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी, किन किन लोगों ने इसको पढ़ने का प्रयास किया लेकिन असफल रहे। कुल कितने मूल चिन्ह इसमें 64 हैं। अक्षर कितने हैं? 250 से 400 के बीच में हैं। साक्ष्य हमें कहाँ से मिलते हैं? हड़प्पा के कब्रिस्तान एच से मिलते हैं। ये क्या है हड़प्पा का कब्रिस्तान एच? जब हम हड़प्पा पढ़ेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता की बात करेंगे, तब हम लोग सारी चर्चा इसमें विशेष रूप से बात करने वाले हैं। सर्वाधिक जो इसके अक्षर मिलते हैं वो कैसे हैं? उल्टे यू के आकार के हैं। कैसे हैं? उल्टे यू के आकार के मिलते हैं। पढ़ने का प्रयास 2 लोगों ने विशेष रूप से, सर्वप्रथम प्रयास वेडेन महोदय ने, असफल रह गए। प्रथम भारतीय व्यक्ति जिनका नाम क्या था? नटवर झा, ये भी क्या रहे? असफल रहे। क्या रहे? ये भी असफल रहे। ये भी पढ़ने में सफल नहीं हो पाए। साथ ही साथ हमने बात की इस लिपि के कौन कौन से नाम हैं? तो भाव चित्रात्मक या चित्रात्मक लिपि, सर्पिलाकार लिपि, इसी को गोमूत्री लिपि भी कहा जाता है। इसी को हमने ब्रुष्टोफेदन, ब्रुष्टोफेदस और ब्रुष्टोफेदम कहा। दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग चर्चा कर रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। और सिंधु घाटी सभ्यता में अब हम थोड़ी सी बात करने वाले हैं कि किस प्रकार से ये सिंधु घाटी सभ्यता, किस प्रकार से ये सिंधु घाटी सभ्यता लोगों के सामने आई। कैसे लोगों को पता चला कि यार ये सिंधु घाटी सभ्यता है। सबसे पहले कौन कौन सी ऐसी घटनाएं हुई, कौन कौन सी ऐसी घटनाएं हुई कि लोगों को पता चला कि ये भी कोई एक सभ्यता है जिसे हमने नाम दिया है सिंधु घाटी सभ्यता। कैसे नाम पड़ा इसका, वो भी हम लोग सारी चर्चा करने वाले। तो ध्यान से सुनिएगा, हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा सिंधु के अतीत की, कि किस प्रकार से ये हमारे सामने प्रकाश में आई। तो सिंधु का अतीत, अगली क्लास में मैं आपको इसके सारे के सारे साक्ष्य दिखाने वाला हूं, ठीक है ना। किस प्रकार की लिपि थी, कैसे अक्षर लिखे जाते थे, कहां कहां से लिपि के साक्ष्य मिले हैं, वो भी हम लोग बात करें। किस किस पर इसकी लिपि उत्कीर्ण है, ठीक है ना। अगली क्लास में विद फोटोज आपके लिए जो है मैं आपको दिखाने वाला हूं ये सारी चीजें। अभी हम बात कर लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के अतीत की। तो यदि हम सिंधु घाटी सभ्यता के अतीत की बात करते हैं,
सिंधु घाटी सभ्यता की यदि अतीत की हम बात करते हैं तो ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहले एक व्यक्ति था। देखो आपसे कई बार प्रश्न पूछा जाता है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है ये, और एग्जामिनर किस प्रकार से आपको फांसता है वो भी सुनो। आपसे प्रश्न क्या पूछा जाता है कि सिंधु सभ्यता की सबसे पहले जानकारी या सिंधु घाटी सभ्यता, घाटी सभ्यता की सर्वप्रथम जानकारी, की सर्वप्रथम जानकारी किसने दी? लो साहब, तो यही पहला प्रश्न मैं आपके नाम डाल देता हूं, जॉन मार्शल, जॉन मार्शल। दूसरा ऑप्शन में डाल देता हूं राय बहादुर दयाराम साहनी, राय बहादुर दयाराम साहनी, दयाराम साहनी। तीसरी चीज मैं आपको बता देता हूं कि ये लो साहब, माधव स्वरूप वत्स, माधव स्वरूप वत्स। चौथा ऑप्शन में आप लोगों के सामने डाल देता हूं चार्ल्स मेसन। क्या नाम रख देता हूं? चार्ल्स मेसन। जल्दी से मुझे उत्तर दो, इसका क्या उत्तर होगा, जल्दी से बताओ भाई। चलिए, योर टाइम्स स्टार्ट नाउ। चलिए, मेरे हिसाब से आप लोगों ने, मुझे लग रहा है जो ज्यादा उत्तर दिया है वो क्या उत्तर होने वाला है, राय बहादुर दयाराम साहनी बिल्कुल सही उत्तर है ना? शाबाश, गलत है। क्या है? गलत है। कैसे है? अब ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मैंने आपको कहा ना, एग्जामिनर आपके दिमाग के साथ में खेलता है भैया। नौकरी कोई हलवा नहीं है जो आपको ऐसे थाली में परोस के दे देगा, दिमाग के साथ में खेलता है। कैसे खेलता है? मैंने शब्द क्या लिखा कि सबसे पहले उल्लेख किसने किया, सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता का उल्लेख किसने किया, सिंधु सभ्यता के बारे में जानकारी किसने दी है, सर्वप्रथम जानकारी देने वाला व्यक्ति कौन है? तो ध्यान से सुनिएगा, एक व्यक्ति था जिसका नाम था चार्ल्स मेसन। क्या नाम था? चार्ल्स मेसन। इस चार्ल्स मेसन ने सर्वप्रथम 1826 के आसपास, कब? 1826 के आसपास, ये वर्तमान पंजाब की बात कर रहा हूं मैं, पंजाब, वर्तमान पंजाब प्रांत। और पंजाब प्रांत में ये गया तो इसने एक टीला देखा, एक टीला देखा। तो टीला देखने के बाद में इसको यार समझ में आया कि ये कोई टीला छोटा मोटा टीला नहीं है, ऐसे ही कोई टीला नहीं है। थोड़ी बहुत इधर उधर से चीजें, जानकारी पता करने के बारे में पता की, तो इसको लोगों ने कहा कि साहब ये हड़प्पा का टीला है। कौन सा? हड़प्पा नामक नगर है ये पूरा का पूरा, ठीक है ना, यहाँ कोई प्राचीन नगर, इस प्रकार के इसने किंवदंतियां सुनी। तो उसने थोड़ी सी खोजबीन की, तो यहाँ से कुछ छोटी मोटी चीजों के बारे में इसको जानकारी मिली। तो इसको कहा, इसको लगा यार वास्तव में यहाँ तो कोई ना कोई पुराना नगर है, ये पुराना नगर है। तो ध्यान से सुनना, सबसे पहले हड़प्पा नामक नगर की, ठीक है ना, सबसे पहले हड़प्पा नामक नगर की जानकारी किस व्यक्ति ने दी? चार्ल्स मेसन ने। कब? चार्ल्स मेसन ने। इसको पता कब चल रहा है? 1826 में। तो सर्वप्रथम जानकारी, सर्वप्रथम जानकारी चार्ल्स मेसन, चार्ल्स मेसन। और चार्ल्स मेसन ने कब? 1826 में इसको, ये इसके बारे में जानकारी पता चली है, 1826 में। आगे बात समझ। अब देखो ध्यान से सुनना,
इसको तो चार्ल्स मेसन को तो पता कब चला, 1826 में, लेकिन ये सभ्यता लोगों के सामने कब आई है, ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि लोगों को इसके बारे में पहली बार जानकारी कब मिली है। तो इस चार्ल्स मेसन साहब ने, चार्ल्स मेसन ने 1842 में, ध्यान से सुनिएगा, 1842 में अपना एक लेख प्रकाशित करवाया। 1842 ईस्वी में अपना एक लेख प्रकाशित करवाया, लेख प्रकाशित करवाया, लेख प्रकाशित करवाया। और इसमें कहा कि भारत में एक प्राचीनतम, क्या कहा इसमें कि भारत में एक प्राचीनतम नगर, भारत में एक प्राचीनतम नगर, और प्राचीनतम नगर कौन सा बताया इसने, हड़प्पा का उल्लेख किया, हड़प्पा का उल्लेख किया। तो यही तो प्रश्न बनता है, यही तो बात बनती है कि सबसे पहले जानकारी या सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया है, तो सर्वप्रथम उल्लेख किया है चार्ल्स मेसन ने। आगे बात समझ में क्लियर। उसके बाद देखो ये नंबर 1। नंबर 2 हम बात कर रहे हैं कि हड़प्पा का अतीत या सिंधु घाटी सभ्यता का अतीत। पहली बार चार्ल्स मेसन ने बात कह दी, और चार्ल्स मेसन ने बात जब कही तो लोगों ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लोगों ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया कि हाँ यार होगा कोई पुराना नगर, क्या करें, है तो है, लोगों ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन उसके बाद एक और घटना हुई। 1834 में एक व्यक्ति था जिसका नाम था बर्नेस। बात कब की देखो, 1834 की बात कब की है, 1834। और 1834 में एक व्यक्ति जिसका नाम क्या था, बर्नेस, क्या नाम है, बर्नेस ने एक बात कही, बर्नेस ने एक बात कही कि भारत में किसी नदी के किनारे, भारत में एक प्राचीन नदी के किनारे, नदी कौन सी, रावी, ठीक है ना, भारत में किसी नदी के किनारे एक ध्वस्त किले के होने की बात कही। बर्नेस ने कहा कि साहब नदी कौन सी है मुझे ये तो याद नहीं है, लेकिन मैंने एक नदी देखी और नदी के वहां किनारे के ऊपर एक बहुत बड़ा ध्वस्त किला है जो कि प्राचीन है, जो कि क्या है, प्राचीन है। लोगों ने फिर से उसको कहा अरे हाँ ठीक है होगा, वो चार्ल्स मेसन भी ऐसी ही बातें कर रहा था। लेकिन अब देखो लोगों ने, किसी ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन इस दौरान एक व्यक्ति था जिसने ध्यान दिया सबसे पहली बार, 1851 और 1853, 2 सन आपको विशेष रूप से याद रखने हैं। पहली बार 1851 और 1853, एक व्यक्ति जिसका नाम मिलता है अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम साहब को ये जो प्राचीन जो पुरातत्व वाली जो चीजें थी, इनका बड़ा उसको आनंद आता था। यदि कोई इस प्रकार की चीजें मिल रही है तो उन्हें इसका बड़ा मजा आता था कि यार कोई चीज पुरानी प्राचीन चीज मिलती है, किस प्रकार के दुर्ग टीले जो हैं हो सकते हैं, किले हो सकते हैं, तो उसे बड़ा आनंद आता था इन चीजों में। तो इसलिए सबसे पहली बार इन दोनों लोगों के द्वारा दी गई जानकारी के ऊपर ध्यान दिया किसने, अलेक्जेंडर कनिंघम ने, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं ए कनिंघम, आपने नाम पढ़ा होगा। तो 1851 में पहली बार कनिंघम साहब हड़प्पा के टीले के ऊपर सर्वेक्षण करने के लिए गए। क्या करने के लिए गए, सर्वेक्षण करने के लिए गए पहली बार। कब, 1851 में उन्होंने जाकर के वहां देखी चीजें कि यार क्या पता ऐसी प्रकार की चीजें हो सकती है क्या। बाद में यही कनिंघम साहब 1853 में फिर से वहां पर गए, और फिर से वहां जाने के बाद में एक बार फिर पुणे वहां पर उन्होंने थोड़ा सा अंदर और गहन सर्वेक्षण किया। और जैसे ही गहन सर्वेक्षण किया तो उनको लगा कि यार वास्तव में यहाँ जो बात
चार्ल्स मेसन ने कही, जो बात बर्नेस ने कही, वो कहीं ना कहीं सही साबित हो रही है। कहीं ना कहीं यह प्राचीन नगर है तो सही। आ गई बात समझ में? क्लियर है इतनी बात? तो पहली बार 1851, फिर 1853 और फिर उसके बाद में 1856 में इस संपूर्ण जो हड़प्पा जो नगर था, हड़प्पा का जो टीला था, इस हड़प्पा के ऊपर अलेक्जेंडर कनिंघम साहब ने पहली बार मानचित्र जारी किया। ये यूपीएससी और यूजीसी नेट में पूछा हुआ प्रश्न है, ध्यान से सुनना कि हड़प्पा के ऊपर पहली बार मानचित्र कब जारी किया गया? 1856 में। किसके द्वारा किया गया? अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, 1856 में एक और घटना हुई। कौन सी हुई, क्या हुई, अभी बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले जितना समझाया उतना लिख देता हूं मैं आप लोगों को कि 1834 में बर्नेस ने किसी नदी के किनारे ध्वस्त किले के होने की बात कही। ध्वस्त किले के होने की बात कही। आ गई बात समझ में? दूसरी बात कर लेते हैं, चलिए जल्दी से। 1851 एंड 1853 अलेक्जेंडर कनिंघम ने हड़प्पा के टीले का सर्वेक्षण किया। हड़प्पा टीले का सर्वेक्षण किया। और सबसे महत्वपूर्ण बात ध्यान से सुन लीजिएगा कि 1856 में कनिंघम ने पहली बार 1856 ईस्वी में, स्टार बना रहा हूं इस बात को, हड़प्पा पर पहली बार मानचित्र जारी किया गया। हड़प्पा का पहली बार मानचित्र जारी किया गया। आ गई बात समझ में? अब दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, थोड़ी सी बातें मैं कनिंघम महोदय के बारे में करने वाला हूं, क्योंकि जरूरी है, हमारे लिए अनिवार्य है। अब यहां पर एक बात मैं आप लोगों के लिए नोट लगा करके लिख रहा हूं, देखो महत्वपूर्ण बात है। महत्वपूर्ण बात क्या है? हमने अलेक्जेंडर कनिंघम साहब की बात की अभी मैंने कहा कि पहली बार देखो इन्होंने ध्यान दिया इन चीजों के ऊपर, और 1851 और 1853 में हड़प्पा के टीले के ऊपर गए। कहां गए? हड़प्पा के टीले के ऊपर गए और वहां पर सर्वेक्षण किया, और 1856 में हड़प्पा का पहली बार मानचित्र जारी हुआ है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि 1857 में क्रांति हो गई थी, भारत का प्रथम महान स्वतंत्रता संग्राम। तो इस स्थिति में जो है ये कनिंघम साहब ज्यादा ध्यान दे नहीं पाए। भाई ऐसा संभव नहीं था ना
कि भारतीय लोग तो अंग्रेजों को दे धमाधम, लेकिन उस स्थिति में ये हड़प्पा में जाए और कुछ नया काम करे। इसी दौरान 1856 में पहली बार कुछ रेलवे लाइनें भी बिछाई जा रही है, कैसे क्या अभी उसकी भी चर्चा करेंगे, लेकिन थोड़ी सी हम कनिंघम साहब की बात कर रहे हैं, हमारे जो है परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो अब इसी स्थिति में ध्यान से सुनिएगा, नोट लगा के क्या बात लिखने वाला हूं मैं वो पहले समझ लीजिएगा कि 1861 में एक अधिनियम आया था, आपको पता होना चाहिए, भारत परिषद अधिनियम आया था ना, क्लियर है ना। और इसी दौरान 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम साहब ने, किसने, 1861 ईस्वी में 1861 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम साहब ने, कनिंघम ने भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की जा रही है पहली बार 1861 में, किसके द्वारा, अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा। और इसीलिए अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है, पुरातत्व का जनक कहा जाता है। अब देखो इस दौरान यदि हम बात कहें तो 1861 के दौरान आपको पता होना चाहिए कि भारत में गवर्नर जनरल कौन थे। गवर्नर जनरल एंड वायसराय दोनों शब्द भी मैं यदि प्रयोग करता हूं तो बिल्कुल ठीक उचित होंगे ये, लॉर्ड कैनिंग। लेकिन यहीं से नोट लगा करके, यहीं पर इस नोट में भी नोट क्या कि 1904 में, कब, 1904 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के द्वारा, किसके द्वारा, लॉर्ड कर्जन के द्वारा इसका नामकरण, इस विभाग का नामकरण, भारतीय पुरातत्व विभाग जो था ना, इसका नामकरण किस रूप में किया गया, इसका नामकरण यहीं से याद रख लीजिएगा आपको, भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग, भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग, सर्वेक्षण विभाग कर दिया गया। आगे बात समझ में, पहला क्या है, भारतीय पुरातत्व विभाग है। अब दूसरी चीज क्या है, भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग। अब कई जगह जो है इसको थोड़ा सा अलग रूप में प्रस्तुत किया गया, क्या कि सीधा सीधा प्रश्न क्या था कि भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग के जनक कौन थे, लॉर्ड कर्जन। किसके शासनकाल के दौरान हुआ, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल के दौरान, क्योंकि बंगाल विभाजन 1899 से लेकर के 1905 के दौरान का जो ये शासनकाल का जो समय है 6 साल का, इस दौरान भारत में गवर्नर जनरल और वायसराय कौन थे, लॉर्ड कर्जन। तो लॉर्ड कर्जन ने भी बहुत सारी चीजें, नहरों का भी करवाया था, अकाल राहत भी प्रदान किया गया था, किसके द्वारा, लॉर्ड कर्जन के द्वारा। आगे आधुनिक भारत में जब हम बात करेंगे तो इसकी चर्चा करेंगे विशेष रूप से। लेकिन यहां पर ध्यान से सुनिएगा, पहला प्रश्न क्या आता है कि भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना कब की गई, 1861 में, किसके द्वारा, अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा। भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1904, लॉर्ड कर्जन। आप मेरे हिसाब से RS 2015 या 2016 का पेपर उठा करके देखिएगा, ये सेम प्रश्न आया हुआ है। तो यहां पर आपको विशेष रूप से इस तथ्य का ध्यान रखना है, ये आपके लिए ये तथ्य बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। आगे बात समझ में क्लियर है, यहां तक किसी को कोई डाउट। इसी का नाम चेंज कर दिया और इसके कुछ कार्य कर दिए गए। कार्य क्या, भारत में प्राचीन इमारतों
नगरों व किलों का संरक्षण, किलों का संरक्षण व पुनर्निर्माण या पुनरुद्धार, पुनर्निर्माण, संरक्षण और पुनर्निर्माण, इस प्रकार की जो चीजें की जा रही थी किसके द्वारा? भारतीय सर्वेक्षण एवं पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग। अब इसका कार्य परिवर्तित कर दिया गया, इसलिए पूरा का पूरा नाम ही देखो बदल गया है। क्या है? भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग। इतनी बात क्लियर हो गई क्या? अगली बात, अब हम लोग जो है देखिए, आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण बात थी इसलिए मैंने आप लोगों को बता दिया। अब यहीं पर दोस्तों ध्यान से सुनिएगा कि 1856 में, कब? 1856 में कराची से लाहौर मुल्तान के लिए रेलवे लाइनें बिछाई जा रही थी। 1856 ईस्वी में, 1856 ईस्वी में कराची से लाहौर, कराची से लाहौर मुल्तान हेतु, लाहौर मुल्तान, मुल्तान का सुल्तान पता ना कौन है? कराची से लाहौर मुल्तान हेतु रेलवे लाइन बिछाए जाने का कार्य चल रहा था। रेलवे लाइन, क्या चीज है? रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। और ये जो रेलवे लाइन बिछाने का कार्य दिया गया, ये दो व्यक्तियों को दिया गया। कितने व्यक्तियों को? दो व्यक्ति, यहां पर विशेष रूप से ध्यान से सुनिएगा। और रेलवे लाइन बिछाने का कार्य कितने व्यक्तियों को दिया गया? दो व्यक्ति। ये दो व्यक्ति हैं इतिहास में, और इन दो व्यक्तियों को क्या कहा जाता है वो भी हम बात करने वाले। ये दो व्यक्ति है, इन्हें कार्य सौंपा गया कि भैया कराची से लाहौर के लिए आपको क्या बिछानी है? रेलवे लाइन बिछानी। क्या करना है? रेलवे लाइन। अब आप लोगों को पता है ना कि रेलवे ट्रैक कुछ इस प्रकार से बिछाए जाते हैं, ये इस प्रकार से पटरियां बना दी जाती हैं, ठीक है, यहां इस प्रकार से, और यहां इन्हीं के बीच में आप लोगों को पता हो तो ये बड़े बड़े ऐसे सपोर्ट लगा दिए जाते हैं, ठीक है, ये इस प्रकार से, और फिर बीच में इनके कंक्रीट डाली जाती है। क्या डाली जाती है? कंक्रीट। ये इस प्रकार से रेलवे लाइन बिछाने का कार्य चल रहा है। कब? 1856 में। कहां से कहां? कराची से मुल्तान लाहौर के लिए, ठीक है ना। अब ये रेलवे लाइन बिछाने का कार्य सौंपा गया दो व्यक्ति। ये दोनों व्यक्ति आपस में भाई हैं। दोनों व्यक्ति आपस में क्या है? भाई है। एक का नाम क्या है? जॉन बर्टन। एक का नाम तो क्या है? जॉन, और दूसरे का नाम क्या है? विलियम। दूसरे का नाम क्या है? विलियम। एक का नाम क्या है? जॉन है, और दूसरे का नाम क्या है? विलियम। और दोनों भाई हैं, इसलिए क्या है? बर्टन इनकी जाति हो गई। इसलिए इतिहास में इन दोनों को क्या कहा जाता है? बर्टन बंधु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बर्टन बंधु। देखो, कराची से लाहौर रेलवे लाइन बिछाने का कार्य दिया जा रहा है दो व्यक्तियों को, एक जॉन और दूसरा क्या है? विलियम। क्या है ये? बर्टन है, भाई है दोनों, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? बर्टन बंधु कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? बर्टन बंधु कहा जाता है। बंधु, बंधु का मतलब क्या है? भाई। अब जब इनको रेलवे लाइन बिछाने का कार्य दिया गया तो इसी समय कुछ जो है घटनाएं घटित हुई। कौन सी घटनाएं घटित हुई? अब यहां पर देखिए, मैंने अभी अभी आपको कहा कि इस प्रकार के जो सपोर्ट लगाए जाते थे, ये सपोर्ट क्या हो गए थे? समाप्त हो गए थे। और इसीलिए इन बर्टन बंधुओं ने सामने देखा कि एक टीला है, एक टीला है, और उस टीले की खुदाई करने का आदेश दिया गया। पहली बार किसके द्वारा? जॉन और विलियम बर्टन के द्वारा। मजदूरों ने वहां जाकर के खुदाई की, और खुदाई करी तो वहां से कुछ ईंटें निकली, वहां से कुछ ईंटें निकली दोस्तों। ये और कोई टीला नहीं था, ये वही टीला था जिसकी हम अब तक चर्चा कर रहे थे। कौन सा? हड़प्पा का टीला। कौन सा? हड़प्पा का टीला। तो पहली बार
जॉन और विलियम बर्टन के आदेशों से 1856 में जब वहां कराची से लाहौर रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तब बर्टन बंधु के आदेशों से पहली बार हड़प्पा के टीलों से क्या निकाली गई? कुछ ईंटें निकाली गई, कुछ ईंटें निकाली गई। और क्या क्या घटनाएं हुई, किस प्रकार से ये चीजें हैं, सिंधु घाटी सभ्यता हमारे लिए पूर्ण रूप से प्रकाश में आई, कौन कौन सी घटनाओं को हम लोग जो है इसके लिए जिम्मेदार मानते हैं। आप लोगों को यह भी पता होना चाहिए कि भारत में रेलवे के जनक किसको कहा जाता है? लॉर्ड डलहौजी को। पहली बार भारत में रेलवे सेवाएं जो है लॉर्ड डलहौजी के काल में प्रारंभ की गई थी। 16 अप्रैल 1853 को भारत में प्रथम रेल चली बम्बई से थाने के मध्य 33 किलोमीटर। इसी के साथ में बहुत सारी हम लोग अभी और चर्चा करने वाले हैं, और ये सारी की सारी चर्चा करेंगे हमारी अगली क्लास में। तब तक के लिए ईश्वर से कामना करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, मस्त रहें, और आपका पूरा परिवार स्वस्थ रहे। ईश्वर आपको आपकी मनवांछित सफलता प्रदान करे। इन समस्त शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।